नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस और मैं हूं आपका संदीप देव। उत्तर प्रदेश अभी हॉट है और वहां शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी प्रयागराज से काफी पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, उसी पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कालनेमी तो वो है जिसके राज्य में गौ माता मारी जा रही और इसीलिए शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनसे कहा है कि आप हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो आप 40 दिन के अंदर गाय को राजमाता घोषित करें और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। कानून है, इसके बावजूद गाय मारी जा रही है। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। ऐसे में अब ऊंट किस करवट बैठेगा, यही देखना है। क्या हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाने वाली उत्तर प्रदेश में गाय सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है? जब एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो दूसरी तरफ उन्हीं की मां गौ माता काटी जा रही है। भारत से जो बीफ का निर्यात होता है, उसमें 40% बीफ उत्तर प्रदेश से जाता है और इस बीफ में, कारा बीफ में गाय के मांस की एक बड़ी संख्या है। तो राम जी की माता काटी जा रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह समय है गाय को राजमाता घोषित करने और उनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का। इस का जो विश्लेषण है, उसको आज हम समझेंगे कि सत्ता, चंदा और संवेदना, इन तीनों का जो त्रिकोण है वो किस तरफ जा रहा है। देखा जाए तो शंकराचार्य जी का यह कदम केवल धार्मिक नहीं है, यह सीधे सीधे असली और नकली हिंदुत्व के बीच के दीवार को, बीच की खाई को वो और अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सरकार की कथनी और करनी को उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि 40 दिन में निर्णय नहीं हुआ तो योगी को नकली हिंदू करार देंगे। आपको ध्यान हो कि जब संसद के अंदर राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान करते हुए बलात्कार की घटना से मनुस्मृति को जोड़ा, तो शंकराचार्य जी ने ऐसा ही अल्टीमेटम देते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, समय दिया। जब राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो उसे हिंदू धर्म से बाहर किया। उस पर कई लोग ये पूछते हैं कि शंकराचार्य जी को क्या ये अधिकार है? ये अधिकार सिर्फ शंकराचार्य जी को ही है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में जो 9 दर्शन हैं, उसमें जो 3 दर्शन, चाहे बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ही क्यों ना कहा गया हो, बुद्ध, जैन और चरवाक को ऋषि ही क्यों ना कहा गया हो, उनको अवैदिक करार दिया गया। तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म से निकालने की परंपरा है और आदि शंकराचार्य ने तो ये किया। उन्होंने साफ साफ जो वेदांती नहीं है उसको शास्त्रार्थ में हराया और जो वेदांती नहीं है उसको बाहर किया। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है और इसीलिए बौद्ध, जैन और चरवाक दर्शन वैदिक दर्शन नहीं माने जाते। इसलिए शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं, उस पर जो कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उनको स्पष्ट होना चाहिए कि शंकराचार्य जी को ये सनातन हिंदू धर्म ये अधिकार देता है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म ये अधिकार देता है। तो वो जब नकली हिंदू करार देने की बात कह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री, जो सन्यासी कहा जाए तो है, लेकिन सन्यास और सत्ता साथ नहीं चल सकती, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। अब वो शंकराचार्य की मांग को ठुकराएंगे या स्वीकार करेंगे? शंकराचार्य जी ने एक और बात कहा कि यदि योगी ये मान लेते हैं, और मानना आसान है क्योंकि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार थी
और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजमाता का दर्जा दिया। इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना है, ये बात स्पष्ट कर दूं। इसके लिए सिर्फ एक अध्यादेश लाना है, जो बहुमत की योगी सरकार लाकर गाय को राजमाता का दर्जा दे सकती है। अभी अभी शंकराचार्य जी के फॉलोअर और हम सब, हमारे जो इंडिया स्पीक डेली के एक आईएसडीएन सतपाल बूरा जी ने अपना प्रयास किया और बहादुरगढ़, जहां मैं रहता हूं, वहां के नगर से यह अध्यादेश पारित करवाकर गाय को नगर माता का दर्जा दिया। एक हिंदू ये काम करवा गया बहादुरगढ़ हरियाणा में, एकनाथ शिंदे ने करवाया। इसलिए यदि योगी नहीं करते हैं तो उनकी मंशा में खोट साफ दिखेगा, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में है, इसमें कोई मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा यदि वो करते हैं तो उनका हम पुष्प माला के साथ स्वागत करेंगे, उनको हम सबसे बड़ा हिंदू घोषित करेंगे, और नहीं करते हैं तो वो नकली हिंदू, जो कालनेमी वो दूसरों को कह रहे हैं, वो कालनेमी वो खुद होंगे। आज आपको इस वीडियो में हम उस कड़वे सच को भी बताएंगे जो आंकड़ों में छिपा है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत का सबसे बड़ा मांस निर्यातक अलाना ग्रुप और उससे जुड़ी हुई कंपनियों ने करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और ये पैसा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सवाल है कि जो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले पिंक रेवोल्यूशन का विरोध करते थे, और याद रखिए पिंक रेवोल्यूशन में सिर्फ गाय नहीं आती, पिंक रेवोल्यूशन मोदी जी ने कहा मांस निर्यात, यानी वो पशुओं के वध के विरोध में थे चुनाव से पहले, लेकिन जो पिंक रेवोल्यूशन का विरोध करता है वह मांस निर्यातकों से चंदा लेता है। यह कैसा विरोधाभास है? क्या यही कारण है कि कैरा बीफ की आड़ में धड़ल्ले से, कैरा बीफ यानी भैंस का मांस, तो कैरा बीफ की आड़ में धड़ल्ले से गो मांस का अवैध व्यापार और निर्यात हो रहा है, क्योंकि निर्यातक और धंधेबाज भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर अपना बचाव किए हुए। क्या यही सच है? कानून तो बना दिए गए, गोवध बंदी कानून उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के समय से है, 1953 से है, लेकिन 2020 में योगी ने इसको और मजबूत बनाया। लेकिन कानून तो बना दिए गए, लेकिन धरातल क्या? धरातल में तो आज भी धड़ल्ले से गाय काटी जा रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश का भी उदाहरण आया था, इंदौर का शायद, कि वहां के सरकारी स्लॉटर हाउस में गो मांस मिला, 26 किलो गो मांस मिला भैंस के मांस में। तो हमारे एक मित्र रामभद्राचार्य के शिष्य ने कहा कि शंकराचार्य गलत बोलते हैं, यहाँ से गो मांस का तो निर्यात होता नहीं। वो सरकार के स्लॉटर हाउस से सरकारी आंकड़े ने उनके मुंह पर तमाचा जाड़ा। गुजरात के में गोमांस प्रतिबंधित है, लेकिन आपको ध्यान होगा गुजरात में समोसे में, वो समोसा फेमस इसलिए उसके यहाँ का कि उसके यहाँ गोमांस समोसे में भरकर बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश में बेसहारा गोवंश की बदहाली आपको दिख रही है। सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने गोधन न्याय योजना के जरिए गाय को अर्थतंत्र से जोड़ा था, लेकिन राजनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी जब छत्तीसगढ़ में आई, उस मॉडल को बंद कर दिया, गाय को कटने दिया, उस मॉडल को खत्म कर दिया। और यदि उस मॉडल को अपनाया जाता तो हर जो किसान है जिसकी गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं देती, वो गोबर और गोमूत्र से कमा सकता था, और छत्तीसगढ़ सरकार उनको पैसे दे रही थी। लेकिन न ये योगी की सरकार लागू की, न गुजरात की सरकार, न एमपी की सरकार। उल्टा जो गाय को बचाने का कांग्रेस की पूर्व भूपेश बघेल सरकार में एक मॉडल था, उस मॉडल को वहां खत्म करके छत्तीसगढ़ में ये पुनः वहां से गाय की तस्करी को बढ़ा रहे हैं। उड़ीसा में भी इनकी सरकार बनी है, वहां सबसे ज्यादा गाय की तस्करी हो रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ, जो आपको बार बार मैं कहता हूं कथनी करने में अंतर है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। चुनाव से पहले गाय के नाम पर इमोशनल नारा देते हैं और चुनाव के बाद बीफ निर्यातकों से चंदा लेते हैं। तो ये इस पर हम लोग बात करेंगे, और बात करेंगे कि 10 और 11 मार्च को जो कहा शंकराचार्य जी ने, लखनऊ की धरती पर संत समागम करेंगे 10 मार्च को, 40 दिन पूरे हो जाएंगे। और यदि 40 दिन में योगी सरकार ने कदम नहीं उठाया तो यह दिल्ली की कुर्सी तक या संतों का आंदोलन पहुंच सकता है। चारों शंकराचार्य इस मामले में एक हैं, चारों। ये विभेद करने का इन्होंने बहुत कोशिश किया, आप लोगों को शायद ध्यान नहीं हो, मैंने बताया था आपको। प्रयागराज में सतुआ बाबा को लेकर प्रशासन, ये अखबार में भी छप गया है, यानी कि मेरी सिर्फ बता रहा हूं, सतुआ बाबा को लेकर प्रशासन पूरी पीठाधीश्वर
निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के पास पहुंचे कि आप अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के खिलाफ एक बयान दे दीजिए, बड़ा हम लोगों का काम हो जाएगा, उनको नकली घोषित कर देंगे। निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने भगा दिया, जाइए यहाँ से। सतवा बाबा को लेके एक मध्यस्थ संत को लेकर गए। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का ही फर्जी एफिडेविट संघी शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने बनाया और अदालत में पेश करके, और उस पर शंकराचार्य ना कोई आगे बने, पट्टाभिषेक न हो, उस पर स्टे लिया। तो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का गलत उपयोग करने की मंशा बार-बार भाजपा और भाजपाई संत ये दर्शाते रहे, सतवा बाबा हो या वासुदेवानंद हो, लेकिन निश्चलानंद सरस्वती जी ने साफ मना किया। और निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपने वीडियो में साफ कहा कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने 2 ही दंडी सन्यासी बनाए थे, एक ज्योतिष पीठ के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी और दूसरा द्वारका पीठ के लिए सदानंद जी। उनके 2 ही दंडी सन्यासी है और इसीलिए उनकी मंशा यही थी कि दोनों को ही हम शिष्य बनाए, और जिसका कि श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने पट्टाभिषेक भी किया। तो उनको 3 शंकराचार्य का समर्थन ही है, मेरी क्या आवश्यकता है, ये स्पष्ट कह चुके हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, लेकिन ये भाजपाई वहां गए थे। 2 व्यक्ति को उन्होंने दंडी स्वामी बना दिया, शायद उनकी कल्पना रही होगी कि ये शंकराचार्य बन के घूमेंगे। तो आज आपको इस विश्लेषण में मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा जो आप समझेंगे कि ये आंकड़े कितना भयावह है और गो हत्या रोकने की आड़ में बीफ निर्यातकों से चंदा लेने वाली सरकार क्या कर रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए, कंटेंट का मूल्य चुकाइए। आप कंटेंट का मूल्य नहीं चुकाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों आपकी पत्रकारिता खत्म कर देगी। ये जो सनातन वॉइस है, आज आप इसका असर देख रहे हो। सबसे पहले इंडिया स्पीक डेली ने नो लेफ्ट नो राइट, और इंडिया स्पीक डेली ने सनातन वॉइस करना शुरू किया। हमने सनातन के नाम पे पार्टी भी बनाई। उससे पहले संघ भाजपा का नारा हिंदुत्व होता था, आज उनके मुंह से हिंदुत्व गायब हो गया, सनातन सनातन बोलने लगे वो। ये हमने सिखाया, इंडिया स्पीक डेली ने सिखाया उनको। नहीं तो जयपुर डायलॉग के मंच पर आपको वीडियो दिखा चुका हूं कि विश्व हिंदू परिषद का एक नेता कह रहा है सनातन एक बोगस अवधारणा है। वो इतना बेचैन हो गए थे हम लोगों से, एक बोगस अवधारणा है, ये तो 1300 ईस्वी में आया है, लेकिन आज प्रधानमंत्री से लेकर और मोहन भागवत सब सनातन कर रहा है। ये आपकी जीत है, इंडिया स्पीक डेली की जीत है। इसलिए इस पत्रकारिता को आप फंड कीजिए और आप कंटेंट का मूल्य चुकाइए, क्योंकि हम गुणात्मक बदलाव ला रहे हैं और ये दिख रहा है। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद और फिर हम बात करेंगे कुछ आंकड़ों की, ताकि आप समझ पाए कि योगी आदित्यनाथ जी पर यह जो तलवार लटकी है नकली और असली हिंदुत्व का, वो आंकड़ों में क्या कहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये लड़ाई धार्मिक बनाम राजनीतिक सत्ता का टकराव है, और इसमें जो सरकार स्वयं को गोरक्षक और हिंदुत्व की ध्वजावाहक कहती है, उस पर सीधे शंकराचार्य जी ने सवाल उठा दिया है। और इसीलिए अब उन आंकड़ों को टटोलना जरूरी है कि क्या जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो आंकड़ों में परिलक्षित हो रहा है अथवा नहीं। आपको बताओ कि गोरक्ष का कानून उत्तर प्रदेश गो वध निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था। 2020 में योगी सरकार ने इसको और कड़ा किया, लेकिन बेसहारा गोवंश की हत्या लगातार बढ़ रही है और ये सिर्फ कागजों में ये कानून रह गया है, धरातल पर यह कानून नहीं उतरा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का खुद आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश में सरकार मुकदमों को बढ़ा रही है, यानी गोवध हो रहा है, ये सरकार के उन मुकदमों से पता ही चल रहा है। और गोवध जो लोग कर रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे हैं, उन पर एफआईआर हो रही है, यानी ये दर्शा रहा है कि अपराध की व्यापकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही सरकार जो गोरक्षक है, उनको पहली बार सजा उत्तर प्रदेश में सब मिला है इसी सरकार में, उम्र कैद की सजा गोरक्षकों को भी दिलवाई गई है। तो ये डबल गेम का इनका पूरा खेल है और इसलिए इस खेल को समझना बहुत जरूरी है।
योगी सरकार ने कुछ काम किए। अस्थायी गोवंश आश्रय की स्थापना किया है। हर जिले ब्लॉक स्तर पर हजारों की संख्या में गौशालाएं बनाई है पशु संरक्षण अधिनियम के तहत। लेकिन और इसमें जो लोग बेसहारा गाय को पालेंगे उसको 900 से 1500 रुपए प्रति माह जो है उनको अनुदान दिया जाएगा। ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन अनुदान के लिए मॉडल सरकार को सफलता इसमें नहीं मिल रही, कोई भी रखने को तैयार नहीं है। दूसरा कि ये आपको खजाने पर भी बोझ डाल रहा है, इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी पर उसको उस तरह से लागू नहीं कर पाई है। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक और अच्छा काम किया। सरकार ने शराब और टोल टैक्स पर गो कल्याण उपकर सेस लगा दिया है, तो वहां से वो वित्तीय स्रोत जो है मतलब पैसा उगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन धरातल कुछ और कह रहे हैं। धरातल पे जो मशीनीकरण हुआ है, ट्रैक्टर आदि हुए हैं, जिसके कारण बैल आदि की हत्या बढ़ गई है। भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन बहुत भयंकर है उन गौशालाओं में, और जिसके कारण गाय को साफ साफ बेचा जा रहा है और गाय की हत्या आगे बढ़ रही है। इसका एक मॉडल छत्तीसगढ़ में दिखा था, गोबर आधारित अर्थव्यवस्था, गो अर्थशास्त्र। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की का एक निश्चित मूल्य, गोमूत्र का एक निश्चित मूल्य दिया, जैविक खाद और उसको ईंधन में तब्दील किया, नस्ल सुधार पे जोड़ दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश या भाजपा की कोई भी सरकार उसको नहीं अपनाई। उल्टा जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी तो क्या किया, जो गोबर खरीद 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी जाती थी, फिर उसका वर्मी कंपोस्ट स्व सहायता समूह की महिलाएं उस गोबर से जैविक खाद बनाती थी, फिर उसको 10 रुपए किलो बेचती थी। ग्रामीण औद्योगिक पार्क गोठानों के बनाए गए थे। छोटे उद्योग पेंट, दिया, प्राकृतिक कीटनाशक उस गोबर से विकसित किए गए। इससे जो छुट्टा आवारा पशु है उसको गौपालकों ने लेकर बांधना शुरू किया, क्योंकि उससे उनको आमदनी होने लगी छत्तीसगढ़ में। 2 रुपए प्रति किलो गोबर भी, गोमूत्र भी, और उसके जो उत्पादन सरकार ही खरीद लेती, और फिर वर्मी कंपोस्ट। तो एक उद्योग मॉडल तैयार हो गया, और जिसके कारण आवारा पशु की समस्या छत्तीसगढ़ में खत्म हुई। लेकिन भाजपा को ये लगा कि अरे ये अगर कांग्रेस सफल हो गई तो हमारा जो गो हत्याबंदी का जो हम नारा देते हैं, गो तो हमारे से जुड़ा है इस नकली हिंदुत्ववादी पार्टी से, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में फर्जी आरोप लगाने शुरू किए, खुद झूठ बोला उन्होंने, और गोबर खरीद में घोटाला। आप सुनिए, जो प्रफुल्ल पटेल और स्वर्गीय अजित पवार को अपनी पार्टी में रखते हो, वो कह रहे हैं गोबर खरीद में घोटाला करके झूठ किया। वहां की जनता फंस गई इनके झूठ में, और वहां उनको भाजपा को सत्ता दिया। भाजपा ने आते ही इस मॉडल को चौपट कर दिया। कागज में अब ये मॉडल लग गया। जो किसान गोवंश को बचा रहे थे वो किसान पुनः पशु को छुट्टा छोड़ दिए। ये मॉडल उत्तर प्रदेश में अपनाया जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश मॉडल जो है अनुदान पर है कि हम 900 देंगे, 1500 रुपए देंगे। लेकिन ये मॉडल, ये जो आर्थिक व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, तो ये जो चंदा बीफ पार्टी से ये ले रहे, बीफ कंपनियों से ले रहे हैं, ये इनका खत्म हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली, असल में तो बीफ वाला, क्योंकि आवारा पशु घूमेंगे तो उसको पकड़ के काटना आसान होता है, और भैंस के मांस से सस्ता गाय का मांस बिकता है। तो ये कागज में कि हम तो अनुदान दे रहे हैं, लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो किसानों को और पशुपालकों को मजबूत करने का मॉडल था छत्तीसगढ़ में, उसको योगी सरकार नहीं अपनाई। उल्टा वहां छत्तीसगढ़ में बंद किया भाजपा ने। ये साफ दिखाता है कि इनकी मनसा में खोट है। इनकी मनसा बीफ से पैसा कमाने की है, और ये पार्टी तो कमाई। अब इसको हम कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास करते हैं। बीफ एक्सपोर्ट में क्या है भारत की स्थिति? भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ, कारा बीफ निर्यातकों में से एक है। सरकारी संस्था है एपीडा, APEDA, उसके ताजा आंकड़े हैं 2025-26। भारत से कारा बीफ का निर्यात लगभग 1.55 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भारत के कुल मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 40% से अधिक है। यह राज्य न केवल उत्पादन में बल्कि निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी अग्रणी है। यानी पशु जो काटे जाएं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो
कत्ल खानों को सब्सिडीज देना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी भारत में सबसे ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में है। तो कुछ लोग कहते हैं शंकराचार्य जी केरल में क्यों नहीं उठा रहे, यहाँ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मांस निर्माता राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे बड़े कत्लखाने और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में है। तो शंकराचार्य जी अगर उत्तर प्रदेश से उठा रहे हैं और उस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जो गो हत्या रोकने के नाम पर वोट लेती है, तो क्या गुनाह कर उन्होंने किया, क्या गलत किया उन्होंने? चुनावी रैलियों में तो पिंक रेवोल्यूशन का विरोध करते हैं ये, वहीं सत्ता में आने के बाद $4 बिलियन सालाना के लिए ये बीफ का धंधा करते हैं ये पार्टी। $4 बिलियन सालाना डॉलर ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने एक और बात कहा था कि 4 बड़े संत जो भाजपाई संत हैं, उन्होंने मोदी जी को फोन किया और कहा गाय पर की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए। मोदी जी ने कहा कि आप अभी बोल गए, अब दोबारा इस बारे पर बात मत कीजिएगा, हम बात नहीं करेंगे। तो यानी ये डॉलर के लिए और अपने यूरोपीय, अमेरिकी, अरबी मित्रों को खुश करने के लिए और उसका पैसा अपनी पार्टी में लेने के लिए पूरा काम करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा कत्ल खानों का इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, ये सत्य है। और ये सत्य कौन कह रहा है? एपीडा, यानी भारत सरकार की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। ये सरकार का आंकड़े हैं, कोई जॉर्ज सोरस ने जो भाजमूल्य ये उछालते हैं, जॉर्ज सोरस और डीप स्टेट के आंकड़े नहीं है, ये खुद सरकार के आंकड़े। सरकार कहती है कि वह गोमांस के निर्यात पर कोई सब्सिडी नहीं देती क्योंकि उसका निर्यात प्रतिबंधित है, लेकिन कारा बीफ यानी बेफेलो मीट की आड़ में उसके निर्यात के लिए वित्तीय सहायता देती है। ये पिंक रेवोल्यूशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसको वित्तीय सहायता देते हैं। कैसे? एपीडा की सहायता योजना 2021 और 26 मांस निर्यातकों को आधुनिक बूचड़ खाने बनाने, कोल्ड चेन स्थापित करने और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता सरकार दे रही है, एपीडा कह रही है, एपीडा दे रही है। पीएलआई स्कीम यानी खाद्य प्रसंस्करण, केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स यानी पीएलआई योजना के तहत बड़े मांस प्रसंस्करण उद्योग को लाभ दिया जा रहा है। यह सब्सिडी सीधे मांस पर ना होकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। देखिए कैसे घुमाया, इसलिए आपको भाजमूल्य आईटीसीएल कहेंगे नहीं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, कत्ल खाने के चक्कू पर है, मशीन पर है जो कटती है गाय, उस पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीएलआई योजना के तहत उस उद्योग को फायदा पहुंचाती है और उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। मार्च 2024 में इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के आंकड़े इसको पुष्ट करते हैं कि मांस निर्यातक कंपनियों से राजनीतिक दलों को भारी चंदा मिला। प्रमुख कंपनियां थी अलाना समूह, फ्रिगोरी फिको अलाना और मदन लाल लिमिटेड। 3 कंपनियां, अलाना समूह, फ्रिगोरी फिको अलाना और मदन लाल लिमिटेड, और इसमें से करोड़ों रुपए के बॉन्ड भाजपा को दिए गए। यानी भाजपा पशुओं के वध से पैसा कमा रही है। इस आंकड़ों से पुष्ट होता है कि गोरक्षक होने का दावा करने वाली पार्टी उन कंपनियों से चंदा लेती है जो बीफ का, गोवंश का, पिंक रेवोल्यूशन का काम करते हैं, गोवध को करते हैं और उनसे ये पैसा लेती है। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई और अवैध कत्लखानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमने बड़ा उनकी तारीफ की, लेकिन 2025-26 में स्थिति क्या है ये देखिए। अवैध पशुओं का अवैध कटान वहां जारी है। हाल ही में जनवरी 26 में मथुरा और मेरठ जैसे जिले में अवैध बूचड़खानों के पकड़े जाने की खबर आई है। यानी अवैध बूचड़खाने लगातार चल रहे हैं। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से यह धंधा फल फूल रहा है। आपको उदाहरण से हमने समझाया। सरकार ने अवैध बूचड़खानों को तो निशाना बनाया, लेकिन वैध बूचड़खाने, मैकेनिकल स्लॉटर हाउस को पूरी कानूनी प्रोटेक्शन दिया यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने, जिसके कारण भारत में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां निर्मित हुआ। आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश। आलोचकों का मानना है कि इससे केवल जो असंगठित था उस पर तो प्रहार किया, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाया। आप ध्यान दीजिए, तभी वो पैसा ले पाए। छोटे छोटे अवैध के नाम पर टारगेट किया, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस को अवैध कत्लखाने बनाने के लिए सब्सिडीज दिए, यंत्रीकरण किया, उससे फिर पैसे लिया
पार्टी में चंदा, यानी ये कॉर्पोरेट मांस निर्यात का कॉर्पोरेटाइजेशन कर रही है योगी मोदी सरकार, यह स्पष्ट हो रहा है। तो एपीडा के आंकड़ों से वो है टीएमए योजना, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट, कृषि उत्पादों, जिसमें अब उसका नाम रखा कृषि उत्पाद, लेकिन मांस भी शामिल है, कि परिवहन और विपणन के लिए निर्यातकों को भाड़े में सब्सिडी दी जाती है। अब आप सुनते जाइए कैसे काम करते हैं। ठीक है, पहले आपको एक बार और मैं आपको आंकड़ा बता दूं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का था, उसमें अलाना समूह की सहायक कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं जैसे मदन लाल लिमिटेड द्वारा चंदा, खुद मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे और ये ज्यादातर बॉन्ड दिया भाजपा को। तो अब सब्सिडी देकर कैसे भाजपा इनका उपकार करती है, तब वो चंदा देते हैं। ठीक है, तो टीएमए योजना यानी ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग असिस्टेंट, नाम रखा कृषि उत्पादक का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें मांस भी शामिल है, उसके परिवहन और विपणन पर भारी सब्सिडी देती है सरकार, यानी मांस निर्यात को बढ़ा रही है, उत्साहित कर रही है। दूसरा आईडीएलएस योजना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर लेदर सेक्टर, मांस और चमड़ा उद्योग एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए बूचर खानों से निकलने वाली खाल जो है उसके प्रसंस्करण के लिए करोड़ों की सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में स्थित कई आधुनिक बूचर खानों को मेगा फूड पार्क योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार से बिजली, पानी, भूमि के आवंटन में रियायत मिलती है। बिजली सब्सिडी मिलती है, पानी की में सब्सिडीज मिलती है और भूमि के आवंटन में सस्ती भूमि दी जाती है। किस लिए? बूचर खानों को आप हिंदुओं को ठगने के लिए मेगा फूड पार्क नाम दे दो और बूचर खानों को सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही। तो शंकराचार्य जी अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या अपराध कर रहे हैं? अब आप देखिए, ये वैचारिक विरोधाभास का विश्लेषण समझिए कि चंदे का आंकड़े से पता चलता है कि कई कंपनियों ने भाजपा को चंदा तब दिया जब उन पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दबाव था, ईडी, आईटी का दबाव था, उनके लाइसेंस के नवीनीकरण का समय था, यानी उन पर दबाव बनाकर पैसा लिया। ये कितना अपनी गाय माता के खून से दबाव बनाकर पैसा ले रहे हैं, खून से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही है, इसलिए सुल्तान है ये लोग। इसीलिए इनको मुगल अगर कह दिया जाता है तो इनको बहुत तेज लगता है, लेकिन ये वो उसी के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। और 2014 और 2019 दोनों के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने, पिंक रेवोल्यूशन यानी मांस उद्योग की क्रांति को राष्ट्रीय खतरा बता दिया था मोदी जी ने। लेकिन एपीडा यानी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद भारत दुनिया के शीर्ष 3 मांस निर्यातकों में आ गया। जब मनमोहन की सरकार थी तो 8वां 9वां पोजीशन था, लेकिन नारा दिया पिंक रेवोल्यूशन रोकने का और उसको बढ़ाने के लिए सब्सिडी आदि के पूरे जरिए बढ़ाकर उसको टॉप 3 में भारत को ले आएगी। कौन? मोदी की सरकार और योगी की सरकार, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा निर्यातक है। अब आप समझिए। और इसलिए शंकराचार्य के अल्टीमेटम पर यदि योगी सरकार राजकीय माता का दर्जा नहीं देती और अवैध बूचरखानों पे तो जो है वैधों के आप सब्सिडी आदि को कम नहीं करती, तो यह माना जाएगा कि भगवा भेष में यह भी एक और मोदी है, भगवा भेष में यह भी गाय के मांस से जो पैसे आ रहे हैं इनके पार्टी में उससे खुश है। और ये पूरा खेल कैरा बीफ के आड़ में होता है, यानी बफेलो मीट की आड़ में होता है, क्योंकि और ये बात डीएनए से कई बार साबित हुआ। मैंने कई रिपोर्ट दिखाई आपको कि गाय और भैंस के मांस के डीएनए में अंतर होता है। डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है कि बड़ी मात्रा में गाय का मांस सप्लाई हो रहा है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर डीएनए तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी वो पकड़ाते हैं तो पता चलता है। और ये बात मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में पुलिस की रेड में जो सब वहां पर जो नमूने लिए गए उसमें साफ साफ पता चलता है। मध्य प्रदेश में सख्त कानून है, जेल की सजा है, लेकिन सरकारी स्लॉटर हाउस से गोमांस की बरामदगी हुई है, ये सच है। गुजरात में उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन बड़ोदरा और अन्य शहर में समोसे, खाद्य पदार्थ में गोमांस की मिलावट मिली, ये भी सच है। हरियाणा में गोवंश संरक्षण अधिनियम है, लेकिन नूंह और मेवात क्षेत्रों से एनसीआर में डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, जो आपको मैंने बताया था, घर घर पहुंचाया जा रहा है। और अलवर तक, राजस्थान से लेकर यहाँ तक मांस का, और राजस्थान में भी प्रतिबंध लागू है, लेकिन अवैध मंडियों और रात्रिकालीन तस्करी का बढ़ता ग्राफ है। और इस तस्करी को रोकता था गोरक्षक,
जिसको मोदी जी ने गोरक्षक गुंडे कहा, और कहा सभी राज्यों से कि आप इनका जो है डोजियर तैयार करवाइए। यानी वह जो प्रोटेक्शन का ढांचा था गाय माता को रोकने का, उसको सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त किया। पिंक रेवोल्यूशन का नारा देके सत्ता में आकर सबसे पहले गोरक्षकों को जेल में डाला। गोरक्षक आपको सबसे बड़ा मोनू मानेसर हरियाणा में भाजपा की सरकार ने पकड़ा, राजस्थान के जेल में है, अभी भाजपा की सरकार है। बिट्टू बजरंगी, उसके भाई को जलाकर मारा गया, बिट्टू बजरंगी भी जेल, हरियाणा की सरकार ने पकड़ा था, अभी जेल से बाहर है। उत्तर प्रदेश, जो योगी दावा करते हैं, गोरक्षकों को पहली बार उम्र कैद की सजा मिली है उत्तर प्रदेश सरकार में, सरकार ने दिलवाई है। तो गोरक्षक का जो नेटवर्क था, जो तस्करों से गाय को बचाता था, उस नेटवर्क को तोड़ने का पहला काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया और सभी राज्यों को निर्देश दिया, इस नेटवर्क को तोड़ो, क्योंकि हमको बिलियन ट्रिलियन में पैसे कमाना है मांस बेचकर, और उसी पैसे से हमको अपनी पार्टी का पेट भी भरना है। ये साफ साफ दिख रहा है। एपीडा जो है वो बता रहा है, और सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार हर साल लाखों गोवंश को पैदल या ट्रकों के जरिए उन सीमाओं, खासकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जाता है जहां से उनका अवैध व्यापार होता है। और अब तो कश्मीर को भी एक नया सेंटर मोदी जी ने बना दिया। कश्मीर में जब धारा 370 लागू था, ये बात भी शंकराचार्य जी ने उठाया, तो वहां रणवीर पीनल कोड लगा हुआ था, रणवीर पीनल कोड लगा था, जिसके कारण कश्मीर की घाटी में शुरू से ही मुस्लिम शासकों के समय से भी गौ हिंदू शासकों ने लगाया था। फिर मुस्लिम ये लोकतंत्रवादी आई, अब्दुल्ला और ये महबूबा आदि, उस वक्त भी ये नहीं हटा पाए और घाटी में गौवध निषेध था। लेकिन मोदी ने ये काम कर दिया, हिंदुओं के आंख में धूल झोंक करके हम 370 हटा रहे हैं, और अब कश्मीर घाटी गोवध का हब बन गया है। उत्तर प्रदेश है, कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से बड़ का ट्रक पकड़े गए हैं जो कश्मीर घाटी में, अब वहां कानूनी हो गया है। तो मोदी ने तो कानूनी गोवध को मान्यता दिलवा दिया। नॉर्थ ईस्ट में जो उसका राजकीय पशु है मिथुन, वो गोवंश में आता है, उसके मांस को खाने और निर्यात का को कानूनी बना दिया पहली बार। और उस पर उनके प्रवक्ता खुद ACYPL ट्रेंड वो भी है, सुधांशु त्रिवेदी भी, मोदी जी सिर्फ नहीं ACYPL ट्रेंड, अमेरिकी एजेंसी ACYPL ट्रेंड, सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। वो बताते हैं कि हमारी गौ माता तो सिर्फ देसी माता है, वो माता नहीं है, और इस तरह हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। तो इन्होंने तो कानून के जरिए स्लॉटर हाउस को सब्सिडीज देकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कराकर इस तरह से गौवंश की हत्या को बढ़ाया है। तभी आज भारत तीसरे नंबर पे टॉप 3 मांस निर्यातकों में आ चुका है। तो ये जो है एक वैचारिक धोखा दिया गया है भाजपा संघ के द्वारा। आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे 66 के गोरक्षा आंदोलन को गोलवलकर ने खत्म किया इंदिरा गांधी के इशारे पर, और बाद में मोरारजी की जब उनकी अपनी पार्टी की सरकार बनी, 90 सांसदों वाले, 90 सांसद जनसंघ के थे, तो उसको 12 साल बाद कमेटी को ही खत्म करा दिया। शंकराचार्य, उस समय के शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर निरंजन देव तीर्थ महाराज जी को और कृपाश्री महाराज जी टिके हुए थे कि गौ रक्षा पे कोई समझौता नहीं, गौवध पे कोई समझौता नहीं होगा, गौ रक्षा अनिवार्य है। गोलवलकर जी ने कहा नहीं कि नहीं अनिवार्य नहीं है। कुरियन से सहमति जताई कि हाँ, जो बूढ़ी पशु है उसका बोझ पड़ रहा है, हम इसके नाम पर हिंदुओं को संगठित करेंगे, और यानी अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा उनकी पार्टी की पूरी होगी। तो संघ शुरू से ही वैचारिक धोखा हिंदू समाज को देता आया है, ये बात स्पष्ट है। अब मैं आपको अभी एक प्रोमो दिखाऊंगा जो AI कोर्स पे है, AI कोर्स जो हम लोगों का चल रहा है उस पर है। उसके बाद आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा गाय के इस पूरे मामले पर, और ये प्रश्न जब मैं आपसे पूछूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को का जवाब कमेंट में दें, ताकि एक वैचारिक जो संघर्ष है वो आगे बढ़े, और इससे आप बता पाएं कि आपके मन में क्या है गाय को लेकर। AI का पहले बैच में 50 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, बेहतरीन ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरा बैच 19 फरवरी से आरंभ हो रहा है, और इसका जो लिंक है वो आपके पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। अभी आप ये प्रोमो देखिए, और उसके बाद हम लौटते हैं प्रश्नोत्तर पर। हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त में 10 लोगों का काम कर लेते हैं और बाकी लोग सिर्फ कैचअप करने में रह जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क लेवरेज का है।
कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स बनाना एक बात है, लेकिन जब बात आती है उसमें लगने वाली मेहनत की, मेसी वर्नैक्युलर डेटा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, कॉम्प्लेक्स रिसर्च, वहां जेनरिक टूल्स फेल हो जाते हैं। यही वो गैप है जहां एआई आपको सुपर ह्यूमन बना सकता है। देखिए, एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा शख्स जो एआई को मास्टर कर चुका है, वो आपको जरूर रिप्लेस कर देगा। जिंदगी बहुत छोटी है उन कामों के लिए जो मशीनें बेहतर कर सकती हैं। सवाल ये है, क्या आप अपना वक्त स्ट्रगल में बिताना चाहते हैं या स्ट्रेटजी में? इसके लिए केजीएफ भारत ने अमेरिका की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है और डिजाइन किया है आपके लिए AI फाउंडेशन फॉर योर 10x प्रोडक्टिविटी कोर्स। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं है। इस कोर्स में आप सीखेंगे कैसे घंटों की रिसर्च को मिनटों में सिंथेसाइज करें, कैसे हफ्तों का काम घंटों में पूरा करें, कैसे प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस और अपनी क्रिएटिव जर्नी को आसान और शानदार दोनों बनाएं, और कैसे अपने रिपीटेटिव वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करें। इसमें आप ऐसे एक्सपर्ट से सीखेंगे जिन्होंने लगभग 30 साल से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है और अमेरिका में अपनी खुद की AI कंपनी भी चला रहे हैं। अगर आप अपने करियर के अगले फेज के लिए सीरियस हैं, मैनुअल लेबर से ऊपर उठना चाहते हैं या अपने भविष्य को AI प्रूफ बनाना चाहते हैं, तो QR कोड स्क्रीन पर है और कोर्स का लिंक नीचे कमेंट में भी दे दिया गया है। Let the machines do the boring stuff. You are meant for greater things. चलिए, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। सत्ता बनाम सिद्धांत। क्या आपको लगता है कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी को राजनीतिक नफा नुकसान छोड़कर तुरंत गाय को राज्य माता घोषित कर देना चाहिए, जैसा कि शंकराचार्य जी ने 40 दिन के अल्टीमेटम का देते हुए कहा है? प्रश्न नंबर 1, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इसमें चंदे की राजनीति। जब राजनीतिक दल मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेते हैं, तो क्या उनके पास गो हत्या रोकने की नैतिक शक्ति बचती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आर्थिक समाधान। क्या गाय को केवल माता कहना काफी है या हमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना जैसा कोई मॉडल अपनाना चाहिए जिससे किसान को गाय पालने में आर्थिक लाभ हो? आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में लिखिएगा। शंकराचार्य जी का रुख। क्या आप शंकराचार्य जी के इस अल्टीमेटम को सही मानते हैं जो 40 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया योगी सरकार को कि आप गाय को राजमाता घोषित कीजिए? बहुत आसान है, आपको उदाहरण से बताया। हमारे बहादुरगढ़ में हमारे एक ISDN ने करवाया और आपको महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार ने कराया। तो क्या शंकराचार्य जी के इस अल्टीमेटम को आप सही मानते हैं या आप इसको सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश समझते हैं? इसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा। और कानून की विफलता। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में सख्त कानून होने के बावजूद गायों, गोवंश का अवैध की कटाई, वध रुक नहीं रहा। क्या इसके पीछे आप प्रशासन की मिलीभगत मानते हैं? क्या इसके पीछे आप भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक धोखा मानते हैं जो उनसे चंदा लेती है? या फिर आप समझते हैं कि हिंदू समाज ही इसके प्रति उदासीन है? या फिर आप ये मानते हैं कि संघ की पूरी वैचारिक विचारधारा हिंदुओं को धोखा देने की रही है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मैं स्वयं आपका कमेंट पढ़ता हूं, हमारी टीम आपको कमेंट पढ़ेगी और हम जवाब देंगे। बेहतरीन जो कमेंट होगा उसको हम एक दिन लाइव में भी शामिल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।